नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। अर्थम में आपका स्वागत है। अर्थम के पिछले संस्करणों को आपकी प्रतिक्रियाओं ने हमारा उत्साह बढ़ाया। बहुत सारी नई चीज़ें सोचने को समझने को मिली। लेकिन आज का विषय शुरू करते हैं और ये विषय थोड़ा थोड़ा ज़्यादा चिंताजनक है। मैं अगर दो टूक तौर पर कहूँ कि भारत के शहरों में रहने पर आप जल्दी मर सकते हैं या आपकी उम्र कम हो सकती है, तो ये सच है। दरअसल इस तरीके के निष्कर्ष भारत की हजार तरह की ब्रांडिंग पर भारी हैं, क्योंकि भारत की हवाओं में जहर भरा है और अब ये दिल्ली ही नहीं, पूरे उत्तर भारत और मुंबई और बेंगलोर तक फैल चुका है। यदि आप यथार्थ से नज़रें नहीं चुराते तो ये सच आपको स्वीकारना होगा कि भारत की सरकारों को आपकी सांसों की रत्ती भर फिक्र नहीं है, क्योंकि जो फिक्रमंद सरकारें होती हैं ना, वो कुछ और ही करती हैं। आइए आपको बताते हैं कि इस धुंध को कैसे हराया गया है, ताकि आप चाहें तो ये सवाल अपने नेताओं से पूछ सकते हैं कि अगर कोई दूसरा ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, हमारा दम क्यों घोटा जा रहा है। दिसंबर 1952 में जब लंदन की सुबह हुई तो लोग हाँफने लगे। ग्रेट स्मॉग नाम की एक जहरीली धुंध ने शहर को 5 दिनों तक जकड़ लिया। पहले ही सप्ताह में 4000 लोग मारे गए और आने वाले महीनों में 8000 और। अस्पतालों में लाशें आने लगी, घरों में परिवार घुट घुट कर मर रहे थे। स्मॉग इतनी कि थेम्स नदी खुद अदृश्य हो गई। दरअसल सल्फर की भाप ने हवा को राख भरे ग्रे कलर में बदल दिया था। ब्रिटेन स्तब्ध था। इसके 4 साल बाद 1956 में क्लीन एयर एक्ट पारित हुआ। क्या आपको पता है कि विश्व का पहला आधुनिक पर्यावरण कानून था, जिसके बाद सरकारों को लोगों की सांसों की फिक्र शुरू हुई। 1960 तक लंदन का आकाश साफ होने लगा। लेकिन आप कहेंगे बात पुरानी है, क्योंकि तब तक उद्योग और बाजार इतने बड़े नहीं थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली नसीहत बिल्कुल ताज़ी है, सिर्फ 8-9 साल पहले की। क्या आपको जनवरी 2013 के चीन की छवि याद है, जो पूरी दुनिया के अखबारों और पत्रिकाओं में के मुखपृष्ठ पर छपी थी? उस समय तक बीजिंग एक किस्म की धुंध महामारी में डूब गया था। PM 2.5 का स्तर 569 तक पहुंचा, जो WHO की सीमा से करीब करीब 23 गुना ज़्यादा था। लेकिन यहाँ लंदन से अलग रास्ता चुना गया। एक दशक में नीतियों, तकनीकी क्रांति और कठोर नियमों के पालन से बीजिंग का PM 2.5 63% गिरा, और वो देश जो पर्यावरणीय संकट का मुखिया था, वह स्वच्छ ऊर्जा, ग्रीन तकनीक और वायु गुणवत्ता की बहाली में दुनिया का नेता बन गया। हुआ क्या इससे? हुआ इससे ये कि चीन के नागरिकों को 4.6 साल का अतिरिक्त जीवन मिला, उद्योग बदले, अर्थव्यवस्था बेरोक टोक बढ़ी, आपदा अवसर बन गई। इसको यहाँ दिखाई देता है। ये सब हमारे सामने हुआ है, अभी केवल 1 दशक पहले की बात है। अब भारत की हालत देखिए। जो आप भुगत रहे हैं उसे आंकड़ों में समझिए। 2022 में वायु प्रदूषण से भारत में 1.72 मिलियन भारतीय मरे। यह आंकड़ा लैंसेट की ताज़ा रिपोर्ट का है। यानी 2010 की तुलना में 38% ज़्यादा बढ़ोतरी। पैमाना समझिए, रोज 4712 मौतें, हर घंटे 196, हर मिनट 3 लोग मर रहे हैं। ये कोई साधारण आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक मौन जनसंहार है। लैंसेट का हिसाब बताता है कि इन मौतों ने भारत का करीब 9.5%, 9.5% GDP निगल लिया है, जिसकी कीमत है $340 बिलियन। दिल्ली में प्रदूषण अब मौत का प्रमुख कारण है। हृदय रोग, कैंसर, डायबिटीज, सड़क दुर्घटनाओं से ज़्यादा घातक हो चुका है प्रदूषण। स्माइल फाउंडेशन का अध्ययन है कि दिल्ली के करीब 22 लाख स्कूली बच्चे जो 5 से 18 साल के हैं, उनके फेफड़े पहले ही इतने ख़राब हो चुके हैं कि उनकी 10 से 15% क्षमता स्थायी रूप से कम है। अब वे कभी दौड़ नहीं पाएंगे, बिना घरघराहट के बोल नहीं पाएंगे, खेल नहीं पाएंगे। वे निर्दोष हैं, उनकी ज़िंदगी चुरा ली गई है। चीन ने भी 12 साल पहले इसी तरीके के संकट में एक अलग चुनाव किया था। भारत में केंद्र और राज्य लड़ते रहे, नौकरशाही कुछ कहती कुछ करती रही, और अब हाल ये है कि दिल्ली ही नहीं, पूरे भारत में 1.4 अरब लोग, हर पुरुष, महिला, बच्चा, WHO की निर्धारित PM 2.5 सीमा से ऊपर के क्षेत्रों में सांस लेता है। तो फिर कैसा GDP, कैसी क्रांति, कैसी प्रगति, कैसा सुपर पावर? ये जो एपोकैलिप्स है ना, ये 2 देशों की कहानी है।
एक ने संकट को अवसर बनाया और दूसरा बच्चों को घुटते हुए देख रहा है। आपका सवाल यही होगा ना कि क्या सच में चीन में 2013 में इतनी बुरी हालत थी? आखिर भारत और चीन एक जैसे हालात में थे तो नतीजे इतने अलग अलग कैसे हुए? चीन की सफलता को समझने के लिए हमें उसके पुराने दर्द को जरूर देखना होगा। 2011-12 के सालों को चीन में एरोकैलिप्स कहा जाता है, जब प्रदूषण का स्तर अकल्पनीय ऊंचाई तक पहुंच गया था। यह आंकड़ा देखिए जो आपको दिखाता है कि चीन का संकट कितना गहरा था और भारत का खतरा आज कितना लगातार और बड़ा है। जनवरी 2013 में बीजिंग का AQI करीब 993 तक पहुंचा, जो WHO के सुरक्षित स्तर से 50 गुना ज़्यादा था। भारत में भी अभी दिल्ली के कुछ इलाकों में AQI इतना हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़ों में देखें तो बीजिंग की हालत आज की दिल्ली से ज़्यादा खराब थी, यानी तब का बीजिंग ज़्यादा जहरीला था आज के भारत के तुलना में। धुंध इतनी घनी थी कि 1000 फुट ऊंची इमारतें भी नज़र नहीं आती थीं। हवा में भारी धातुएं, सल्फेट, साल्ट और जहरीले तत्व थे जो हवा को कड़वा और धुएं जैसा बनाते थे। जनवरी 2013 में चीन में PM 2.5 का स्तर 569 तक पहुंचा और जो WHO के पैमानों से करीब करीब 23 गुना ज़्यादा था। सड़कों पर मास्क लगाना मजबूरी हो गया, हवाई जहाज़ रुक गए, वे उड़ानें बंद हो गईं, बच्चों को बाहर खेलने की मनाही हो गई। इमरजेंसी विभागों में मरीज 30% बढ़ गए। सोशल मीडिया पर 40 मिलियन पोस्ट हुए, जिससे गुस्सा और डर फैला। बीजिंग के चिल्ड्रन हॉस्पिटल में रोज 7000 से ज़्यादा बच्चे सांस संबंधी रोगों से भरते हुए। 5 साल का रिकॉर्ड टूटा। हार्बिन शहर में प्रदूषण के वजह से अस्पताल में 30% से ज़्यादा लोग भर्ती हुए। करीब करीब 800 मिलियन लोग प्रभावित हुए और 1990 के दशक में ही प्रदूषण से चीन के 500 मिलियन लोगों के जीवन में करीब 2.5 बिलियन साल कम हो चुके थे। भारत के संदर्भ में समझें तो चीन का संकट 2013 में जब आया था तब एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 993 पर था, जो अब घटकर केवल 90 और 94 के बीच है। भारत का खतरा दिल्ली में सर्दी में जो AQI है वो 500 से ऊपर रहता ही है। भारत में मौतें सालाना 1.67 से 2.18 मिलियन, चीन में इससे कम। जीवन प्रत्याशा भारत में प्रदूषण के कारण आयु में कम 1.7 साल की कमी, दिल्ली में करीब 11.9 साल की कमी दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए, जबकि बीजिंग वासियों के लिए 2013 से 2022 के बीच जिंदगी में 4.6 साल जुड़ गए। आर्थिक लागत भी समझ लीजिए। 2019 में इस धुंध ने भारत के GDP से करीब 36.8 बिलियन डॉलर लूट लिए थे। 2022 में ये बढ़कर 339.4 बिलियन डॉलर पर है। आपका सवाल होगा कि चीन ने कैसी लड़ी ये लड़ाई, इतने भयानक प्रदूषण को कैसे थामा? 2013 में चीन की छवि पूरी दुनिया में बुरी तरह खराब थी। देश के भीतर भी गुस्सा था और ये गुस्सा चीन को मजबूर कर गया। पर्यावरण आपदा अब असुविधा नहीं बल्कि देश की साख का सवाल था। वो देश जो दुनिया की तकनीकी ताकत बन रहा था, ग्लोबल फैक्ट्री था, उसकी छवि इतनी खराब थी। सत्ता की, पावर की, ऑथेंटिसिटी का, वैधता का सवाल था। चीन ने 1.7 ट्रिलियन युआन का एक प्लान लागू किया जिसमें 10 अलग अलग नीतियां थीं। 2015 में विंटर ओलंपिक की बोली जीतने के बाद चीन की जो स्टेट काउंसिल थी उसने पॉल्यूशन के अगेंस्ट वार छेड़ दिया। सितंबर 2013 में स्टेट काउंसिल ने वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण की एक कार्य योजना जारी की जो दुनिया में रिसर्च के तौर पर अब देखी जाती है, जिसको APP कैप कहते हैं। इसका लक्ष्य था 2017 तक PM 2.5 का स्तर 25% घटाना। इसके बाद आई जिंगजिंजी यानी बीजिंग तियानजिन हेबेई एरिया का कार्यक्रम, जो हवा में प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रीन फिनांस को ऊर्जा नीति से जोड़ता था। जिंगजिंजी कार्यक्रम से सालाना करीब 2.5 मिलियन टन के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम हुआ। हुक्सिया बैंक ने अपनी साझेदारी में प्रदूषण से कमी के लिए परियोजनाओं को पैसा दिया, जिसमें मूल जो कर्ज राशि थी उससे 5.4 गुना ज़्यादा धन जुटाया गया। कोयला शंघाई के PM 2.5 का सबसे बड़ा जिम्मेदार था, 41% हिस्सेदारी थी। इसलिए कोयले से तत्काल नेचुरल गैस और रिन्यूएबल की तरफ जाने की तैयारी की गई। इससे कीमत से स्वच्छ विकल्पों को बढ़ावा मिला। 1.7 बिलियन डॉलर का एक फंड बनाया गया और उस फंड के जरिए कंपनियों को नए पर्यावरण मानकों का
को लागू करने के लिए बाध्य किया गया और मदद भी दी गई। सबसे बड़े बदलाव चीन ने ये किए कि चीन ने कोयले को 41% कार्बन का स्रोत मानते हुए अपनी पूरी एनर्जी पॉलिसी को बदल दिया। और नतीजे देखिए, 2019 तक प्राइमरी एनर्जी में कोयले का हिस्सा 67% से घटकर 57% हो गया और अब ये 50% है। और ये बदलाव करीब करीब PM 2.5 में बड़ी कमी लेकर आया। जिंग कोयले से जो रिन्यूएबल की तरफ शिफ्ट हुआ, उससे कार्बन उत्सर्जन में करीब 2.5 मिलियन टन की कमी हुई। इसके अलावा फिर भी कुछ संयंत्र थे जो कोयला उत्पादन करते हैं। चीन में अभी भी कुल उत्पादन में 50% बिजली कोयले से आती है। कोयला वाले बिजली संयंत्रों पर जो अल्ट्रा लो एमिशन मानक थे वो लगाए गए। स्टील मिलें शहरों का बड़ा पॉल्यूशन थी, बड़ा प्रदूषण कर रही थी। शहरी केंद्रों से उन्हें बाहर किया गया। 2025 तक स्टील के लिए एक अल्ट्रा लो एमिशन की शर्तें लगा दी गई। इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति ने चीन को बदला। राष्ट्रीय सब्सिडी दी गई, लाइसेंस प्लेट पर प्रतिबंध लगाए गए, खास शहरों के लिए अलग अलग योजनाएं विकसित की गईं। मेट्रो, इलेक्ट्रिक बसों और रेलवे में निवेश से शहरों में गतिशीलता साफ सुथरी हुई और बीजिंग की सबवे में चलने वालों की संख्या 2008 से दुगनी हो गई में 6.8 मिलियन और 2030 में ईवी ऑटो बाजार का करीब 50% हिस्सा लेने की तरफ बढ़ रहा है। इस टेबल में देखिए कि चीन ने अपनी आबो हवा को कैसे बदला 2008 से लेकर 2023 तक। जब हम इस परिस्थिति को देख रहे हैं, 2013 वो कट ऑफ पॉइंट था जहाँ से बदलाव शुरू हुआ। सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब सरकार ने 74 शहरों में ईमानदारी के साथ रियल टाइम AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स प्रकाशित करना शुरू किया। इससे प्रदूषण को मापना सामने आ गया और प्रदूषण का स्तर सबको दिखाई देने लगा। प्रदूषण सूचना पारदर्शिता सूचकांक PITI ने कई तरीके के रेगुलेटरी कार्रवाई के लिए ज़मीन बनाई। लोग प्रदूषण पर शर्म महसूस करने लगे और चीन ने एक विशाल एयर क्वालिटी निगरानी नेटवर्क बनाया। ये वो ज़रूरी चीज़ें थीं जिनके जरिए चीन ने अपनी 2013 वाली छवि को बदला। अगला सवाल ये होगा, और जायज़ भी है, यह कहा जाता है कि पर्यावरण संरक्षण आर्थिक विकास की कीमत पर आता है। भारत में तमाम लोग ये कहते हैं कि भारत को कोयले का इस्तेमाल बढ़ाते रहना चाहिए क्योंकि इससे भारत के आर्थिक विकास को ज़रूरत है। तो चीन ने क्या गंवाया? शुरुआती बदलाव ने आर्थिक चुनौतियां पैदा की, लेकिन लंबे समय के बाद जो असाधारण लाभ हुए वो पूरी दुनिया के लिए नज़ीर बन गए हैं। चीन का शुरुआती अभियान महंगा था। फैक्ट्रियां बंद हुईं, स्टील और कंक्रीट का उत्पादन गिरा, नौकरियां गईं, विरोध प्रदर्शन हुए, GDP की ग्रोथ रेट कम हुई, लेकिन ग्रोथ बनी रही। हरित उद्योगों से, ग्रीन इंडस्ट्री से नई नौकरियां आईं, लेकिन जैसे जैसे उद्योग आधुनिक बने और नई नौकरियां उभरी, लंबे समय में 5 साल में इसका फ़ायदा स्पष्ट हो गया। 2013 में 1.7 ट्रिलियन युआन, करीब करीब $277 बिलियन का निवेश संसाधनों में खर्च किया गया, जिससे उद्योगों का पुनर्गठन हुआ। इस टेबल में देखिए कि चीन का जो सफ़र था वो आर्थिक और पर्यावरण संतुलन में कैसे काम करता था। 2013 से 2020 तक के स्तर को आप इसमें माप सकते हैं। इस कार्यक्रम से जो PM 2.5 था उसमें सालाना 2.5 मिलियन टन का उत्सर्जन कम हुआ। बीजिंग में जीवन प्रत्याशा 4.6 साल बढ़ी और राष्ट्रीय स्तर पर लोगों की आयु में 2 साल की बढ़ोतरी हुई। शुरुआती लागतें वास्तविक थीं। कोयला संयंत्र बंद होने से रोजगार प्रभावित हुए, लेकिन ग्रीन इकोनॉमी आई, EV आए तो वहाँ से रोजगार मिलना शुरू हुए। स्वास्थ्य का बोझ कम हुआ, चिकित्सा का खर्च घटा तो लोगों के पास खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसा बढ़ा और स्वच्छ हवा से लोगों की उत्पादकता बढ़ी। हुक्सिया बैंक की ग्रीन फिनांस योजना थी जिसने 2019 तक $19 बिलियन का बिजनेस तैयार किया। ग्रीन फिनांस से जो नॉन पॉल्यूटेड प्रोजेक्ट्स थे उनको सरकार ने बढ़ावा दिया। चीन पर्यावरण तकनीकों का निर्यातक हो गया। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चीन ने अपनी लड़ाई को अपने कारोबार से और अपने भविष्य से जोड़ लिया। चीन दुनिया में पर्यावरण तकनीकें निर्यात करने लगा। सौर पैनल में 80% हिस्सा, दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर, और EV के एक्सपोर्ट में अब चीन पूरी दुनिया को लीड कर रहा है। आपका अगला सवाल होगा कि चीन ने तो अब नेट जीरो के लक्ष्य का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। आज से 5-6 साल पहले, 7 साल पहले चीन अपने आप को प्रदूषण के मानकों से बांध नहीं रहा था। अब तो चीन जीरो एमिशन की तरफ जाने वाला, ये कैसे होगा?
और इसीलिए चीन की सफलता आश्चर्यजनक है, क्योंकि एंटी स्मॉग से जीत के बाद 22 सितंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ऐलान किया कि 2030 से पहले तक चीन में कार्बन एमिशन का पीक आ जाएगा और 2060 तक वो कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल कर लेगा। ये चीन की नेट जीरो प्लेबुक है, जहां कई तरीके की रणनीतियां एक साथ काम कर रही हैं। ध्यान से देखें कि वो प्रदूषक देश जो दुनिया में प्रदूषण का नेता था, वो अब दुनिया में ग्रीन तकनीक का नेता बन रहा है। चीन ने अपनी रिन्यूएबल एनर्जी, टेक्निकल पावर और इंटीग्रेटेड योजना से आगे चीज़ों को आगे बढ़ाया। जिंगजिन भी, जिसका जिक्र हमने पहले किया, वहाँ सफल स्मॉग से कमी के जो नियम और जो व्यवस्थाएं लागू की गई, वो अब पूरे देश में लागू किए जा रहे हैं, क्योंकि वो मॉडल वहाँ सफल हुआ है। इस व्यवस्था के तहत प्रदूषण की सीमाओं को बेहद सख्ती से लागू किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे अधिक प्रदूषण आता है थर्मल पावर से या कोयले से बनने वाली बिजली से। चीन ने यहाँ चमत्कार किया है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलर है। 2030 तक का आंकड़ा है कि चीन करीब 1200 गीगावाट की सोलर विंड कैपेसिटी बनाएगा, जिसमें 2025 तक का एक बड़ा हिस्सा हासिल किया जा चुका है। 2060 तक बिजली का 50% हिस्सा रिन्यूएबल से आएगा और कुल एनर्जी का 80% हिस्सा नॉन फॉसिल फ्यूल से आएगा, जो अभी फॉसिल फ्यूल का हिस्सा 40 से 50% के आसपास है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि चीन सोलर पैनल का, ईवी का, बैटरी का पूरी दुनिया में निर्यातक है। 2030 तक नई कारों का भी 50% हिस्सा चीन में ईवी का होगा। बेल्ट रोड इनिशिएटिव के जरिए चीन पूरी दुनिया के देशों को सोलर फार्म एक्सपोर्ट कर रहा है, विंड पार्क बना रहा है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड करता है। चीन के बैंक्स वहाँ पैसा लगाते हैं और चीन की कंपनियाँ तकनीक देती हैं। 2024 में चीन ने अपनी रिन्यूएबल क्षमता में करीब 52% की बढ़ोतरी की, जिसमें सोलर, विंड और हाइड्रो शामिल है। स्टील एक और महत्वपूर्ण हिस्सा, और आने वाले वर्षों में स्टील सबसे बड़ी चुनौती होगा पर्यावरण संरक्षण के लिए। चीन ने तय किया है कि 2050 तक स्टील को कार्बन मुक्त कर दिया जाएगा। हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक आर्क स्टील मेकिंग का प्लान है। स्क्रैप बेस्ड कार्बन घटकर 60% रह जाएगा। हाइड्रोजन DRI से नेट जीरो स्टील बनाने की तैयारी की जा रही है। आप कहेंगे चीन की तो बात बहुत हुई, भारत की सांसें क्यों रुक रही हैं? भारत वो क्यों नहीं कर पाया जो चीन ने करके दिखाया? चीन का प्रदूषण के खिलाफ अभियान और विजय पूरी दुनिया में रिसर्च का विषय है। असंख्य लोगों ने अलग अलग तरह से इस पर शोध किया है। चीन ने दरअसल प्रदूषण के खिलाफ बड़ी सुविचारित लड़ाई लड़ी। भारत की सरकारें एक दिन के AQI को घटाकर प्रचार करती हैं, लेकिन आप शहरों का हाल देखिए। इस हीट मैप में भारत में सर्दी में शहरों की स्थिति क्या होती है। दिल्ली में औसतन 86 दिन बेहद गंभीर होते हैं, 80 दिन बेहद खराब होते हैं। दिल्ली में पूरा साल कोई दिन सांसों के लिए अच्छा नहीं होता। कोलकाता में औसत 65 है, मुंबई में 50 है और चेन्नई में 36 है। ये सारे शहर औसत से ऊपर हैं, जो कि WHO का पैमाना है। हमें अपनी असफलताएं समझना जरूरी है। और इस समय जबकि भारत में आप इसको देखते समय भारत के जिन शहरों में रह रहे हैं वहाँ स्मॉग देख रहे हैं, दिल्ली के लोग तो स्मॉग पी रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो हमारे लिए जानना जरूरी है कि भारत की 6 बड़ी स्ट्रेटेजिक फेल्योर्स हैं, रणनीतिक असफलताएं हैं, जिनकी वजह से हम आज यहाँ खड़े हुए हैं। इस टेबल में देखिए, फिर हम इसको विस्तार से समझते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि भारत में प्रदूषण नियंत्रण की सारी नीतियों का क्रियान्वयन बेहद कमज़ोर है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 2019 में सरकार ने जो राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम बनाया था, NCAP जिसको कहते थे, वो 131 शहरों में विफल रहा। 40% फंड बर्बाद हो गया। औद्योगिक उत्सर्जन पर केवल 1% का आवंटन किया गया। ये भी पाया गया कि सफलता नापने के मैट्रिक्स ही खराब हैं और जो इन नियमों को नहीं मानता, डिफ़ॉल्ट करता, उन पर कोई सजा नहीं है। दूसरी चीज़ है, कोई जिम्मेदार नहीं है। CPCB यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मानक तय करता है, लेकिन 29 राज्यों के बोर्ड को उन्हें लागू करना पड़ता है। 40% कार्रवाइयों में कई एजेंसियां हैं जिनके साथ कोई समन्वय नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। राज्य अपनी राजनीति को प्रदूषण नियंत्रण से ऊपर रखते हैं, इसलिए और भी कोई बड़ा परिवर्तन नहीं दिखाई देता। हर सर्दी में भारत में पंजाब हरियाणा के इलाकों में पराली को जलाने का दोषी ठहराया जाता है।
लेकिन एनसीआर के थर्मल प्लांट कार्बन छोड़ते हैं। बिजली संयंत्रों को लगातार रियायत दी जा रही है। ये बात सनद रहे कि भारत वैश्विक सल्फर डाइऑक्साइड का SO2 का 15% हिस्सा उत्सर्जित करता है, जो कि मुख्यतः कोयले से आती है। 2023 में चीन ने 6.8 मिलियन EV बेचे, भारत में केवल 82,000 बिके। नीतियों में पैचवर्क है, प्रोत्साहन कमजोर है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूनतम है। दिल्ली में वाहनों से 50% पॉल्यूशन होता है, लेकिन सार्वजनिक परिवहन केवल 39% आबादी को उपलब्ध है। अब आते हैं सबसे बड़ी बात पर, उस सच से जिससे आंख मिलाना भारत के लिए ज़रूरी है अगर उसे अपने लोगों की ज़िंदगी बचानी है। भारत में बिजली का 70% उत्पादन कोयले से होता है। 2024 में रिकॉर्ड ऊंचाई पर था। कोयला संयंत्र अपग्रेड किए जा रहे हैं, लेकिन अनिवार्यता किसी के लिए नहीं है कि कोई अपना संयंत्र अपग्रेड करे और पॉल्यूशन से बचाए। समय सीमा बार बार बढ़ाई जाती है। एनकैप के फंड का ज़्यादातर हिस्सा ऐसे मौसम में दिसंबर और जनवरी के मौसम में धूल के प्रबंधन में होता है, स्प्रिंकलर पर, स्वीपर पर, पेड़ों पर पानी डालने पर और अब आसमान से कृत्रिम बारिश कराने पर। वास्तविक स्रोतों पर नहीं होता जहां से जिससे पॉल्यूशन आता है। और इसलिए थोड़ा बहुत कमी बेशी के बावजूद पूरे साल जो बैकग्राउंड पॉल्यूशन है भारत का, वो बराबर वहीं ऊंचा रहता है। दरअसल 2000 के शुरुआती दशकों में चीन को दुनिया का पॉल्यूटर माना जाता था। चीन उस वक्त ग्लोबल शर्तों को नकार रहा था और ये कह रहा था कि अपनी ग्रोथ की कीमत पर पर्यावरण सुधारने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर याद करेंगे तो भारत भी इस जिद में चीन के साथ था। चीन उस दौरान ग्लोबल खलनायक बन गया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन और भारत को यह माना जाता था कि वो दुनिया की प्रदूषण की रणनीति मानने को तैयार नहीं है। लेकिन 2013 में बीजिंग ने जब अपने देश में अपने लोगों की मौत देखी, अपने शहर का हाल देखा और पूरी दुनिया में अपनी छवि देखी, तो इस सच को समझा और सिर्फ 6 से 7 साल में अपने आप को पूरी तरह बदल दिया। और बदला ही नहीं, ग्रीनवेयर, तकनीक और EV का एक्सपोर्टर हो गया। और अब जबकि कोप की बैठक जो अभी जब तक आप देखेंगे तब तक ख़त्म हो चुकी होगी, जहां कोई नेतृत्व नहीं है, अमेरिका उस बैठक से बाहर हो गया है, चीन दुनिया का पर्यावरण लीडर बनने जा रहा है। इसे कहते हैं बदलाव। जरा आप ये टेबल देखिए और इससे समझने की कोशिश करिए कि प्रकृति को, परंपरा को और हर्बल को जिंदगी भर बात करने वाले और गाने वाले वाले हम भारतीय लोगों की प्रतिबद्धताओं में कितना फर्क है। कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए चीन का लक्ष्य देखिए, भारत का देखिए, उत्सर्जन देखिए, रिन्यूअल देखिए, EV देखिए और कोयला पे की निर्भरता देखिए। ये टेबल ये बताती है कि हमारी ज़िंदगी को लेकर हमारी सरकारें कितनी गंभीर हैं। वे सरकारें जो टैक्स के लिए हमें निचोड़ती हैं, इनमें पर्यावरण के नाम पर भी टैक्स लगाए जाते हैं, हमें तरह तरह के कानूनों से लादती हैं। सनद रहा है कि रोम हमारे इस पिछली कई सदियों की सबसे बड़ी नसीहत है। आपको क्या पता है कि रोम का पतन केवल बाहरी आक्रमणों से नहीं हुआ था, वो इन्वायरमेंट और इंस्टीट्यूशंस के पतन की कहानी है और भारत के लिए जीती जागती चेतावनी है। रोम ने युद्ध के लिए, पैसे के लिए जंगल काटे, जहाज बनाए, धातु गलाने की भट्टियाँ चलाईं, स्नान घर गर्म करने के लिए लकड़ी फूंक दी और खेती ने मिट्टी को बंजर कर दिया। जंगल गायब, पहाड़ियाँ खाली, मिट्टी 10 गुना तेजी से कटी। फसलें घटी तो भोजन का संकट आया। ओस्तिया जैसे बंदरगाहों में सिल्ट भर गई, इससे व्यापार रुका। पशुचारण से बाढ़ आई तो खेती योग्य जमीन टूट गई। रोमन राज्य ने स्वयं क्लाइमेट चेंज को न्योता दिया। ठंड, सूखा और मौसम अनियमित हो गया। इजिप्ट और नॉर्थ अफ्रीका के अनाज भंडारों के जरिए रोम की जिंदगी और जीविका चलती थी, लेकिन मिट्टी खराब होने से धीमे धीमे बेकार हो गए। फसलें बर्बाद हुई तो अकाल पड़ा और सेना कमज़ोर हो गई। प्रशासन भ्रष्ट था, अधिकारी अपने प्रॉफिट्स देखते थे, नीतियां रोज टूटती थीं, जंगल को बचाने के कानून कागज़ पर थे, टैक्स की चोरी चरम पर थी, शासकों को फिक्र नहीं थी। भोजन कम था, टैक्स बढ़ रहे थे, अशांति थी, राज्य पर विश्वास टूटा। इस बीच प्लेग हुआ, बाहर के आक्रमण हुए और रोम का साम्राज्य ढह गया। दिल्ली की या उत्तर भारत की या भारत की धुंध तकनीक का संकट है ही नहीं। भारत दुनिया में तकनीकी दक्षता में सबसे प्रमुख देशों में है। ये संकट सरकारों की गंभीरता का है। उन्हें घुटती सांसों से सिकुड़ती जिंदगी से फर्क नहीं पड़ता। चीन को फर्क पड़ता था तो उसने करके दिखाया। अर्थ में आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ।
यदि आप रोज की खबरों के पीछे क्या है जानना चाहते हैं, बोनस के प्राइम मेंबर बनिए और द वाई फैक्टर को फॉलो करिए। इतिहास के किस्सों में दिलचस्पी है तो इंस्टाग्राम पर आइए, किताबों में दिलचस्पी है तो इंस्टाग्राम पर बुकनू से जुड़िए। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा।